हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधीर रंजन पात्रा और आज हम लोग पढ़ेंगे और ये डेमो लेक्चर है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ये कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आप लोग दो जगह में पढ़ सकते हैं। पहला तो है क्लास 11 जिसमें आपका चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। या फिर क्लास 12 में एक चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी आप लोग पढ़ सकते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये जो लोग देख रहे हैं या फिर आप क्लास 11 के होंगे या फिर आप क्लास 12 के होंगे, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स या फिर कॉन्सेंट्रेशन किसकी आती है, किस चीज़ की कंसेंट्रेशन आती है? कंसेंट्रेशन उस चीज़ की आती है, जैसे कि चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, तो किसी भी सॉल्यूशन अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसी सॉल्यूशन का हमें क्या देखना होता है? कॉन्सेंट्रेशन देखना होता है, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखने से पहले हम लोग ये जानना जरूरी है कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, व्हाट इज ए सॉल्यूशन। सो बाय डेफिनेशन की बात करें कि सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ, और वी कैन से सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। किसी भी दो या उससे ज्यादा बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two or more than two substances। दो या उससे ज़्यादा जो सब्सटेंस है उन लोगों का होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। जैसे कि हम सबसे बढ़िया और डेली लाइफ में लेने वाला एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज ए होमोजेनस सॉल्यूशन और होमोजेनस मिक्सचर। अब बात इतनी आ रही है होमोजेनस मिक्सचर की, तो पहले जान लेते हैं होमोजेनस मिक्सचर बोलते किसको है। होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं किसको है, ठीक है। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर उस तरह का मिक्सचर है या उस टाइप का मिक्सचर है जिस मिक्सचर में आप कहीं से भी उठाएं और बोल सकते हैं कि व्हिच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। क्या बोल सकते हैं होमोजेनस मिक्सचर के बारे में? द मिक्सचर व्हिच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब आप सॉल्यूशन का किसी भी हिस्से से उठाइए, आप सॉल्यूशन का किसी भी हिस्से से सब्सटेंस उठाइए, उसमें आपकी जो कंपोजिशन रहेगी वो चारों तरफ या फिर हर जगह क्या रहेगी? सेम रहेगी। जिसका हम अगर एक एग्जांपल देखें कि हमने क्या किया, एक गिलास लिया जिसमें हमने क्या लिया? 100 ml पानी लिया, 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। और उसमें हमने क्या किया? 2 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट, 2 चम्मच हमने उसमें क्या मिला दिया? नमक मिला दिया, ठीक है। जब ऐड करेंगे और नमक डाल के उसको स्टायरिंग कर लेंगे, उसको घोल देंगे, अच्छे से सॉल्यूशन बना लेंगे, तब जब हम चेक करेंगे कि गिलास में मान लेते हैं कि पूरा पानी भरा हुआ है, हमारा क्या है गिलास में, ये पूरा सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो अगर हम टेस्ट करें एक चम्मच लेके, एक पानी चम्मच यहाँ से लेंगे, ठीक है, और उसको टेस्ट करेंगे, और दूसरा एक चम्मच पानी यहाँ से लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन, तो हम टेस्ट करेंगे तो जो पहला चम्मच पानी हमने लिया था उसकी नमकीन हमको जितना लगेगी, दूसरे चम्मच में भी हमको उतना ही नमकीन लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंपोजिशन रहेगी पानी और नमक की, यहाँ पे जो कंपोजिशन रहेगी पानी और नमक की, सेम कंपोजिशन यहाँ पे भी रहेगी।
दोनों केस में उनकी कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जब ये दोनों केस में या फिर पूरा सॉल्यूशन में कॉम्पोजिशन आपका सेम आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, ये मिक्सचर में, होमोजेनस मिक्सचर में या फिर सॉल्यूशन में हमारा कितनी मात्रा में या फिर कितनी अमाउंट में सॉल्यूट है, कितने अमाउंट में सॉल्वेंट है, उस सब को दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का। किसका, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या दर्शाती हैं, किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है ना, उस सॉल्यूशन में कितनी मात्रा में सॉल्यूट है, क्या क्या सॉल्यूट है और कितनी मात्रा में सॉल्यूट है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं। ठीक है, लगभग आपके 4-6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है वो सारे परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं। परसेंटेज, परसेंटेज मतलब किसी भी चीज में अगर हम परसेंटेज देख रहे हैं, मतलब आउट ऑफ 100, एनीथिंग आउट ऑफ 100, तो हम उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज। ठीक है, उस परसेंटेज में पहला जो परसेंट आता है दैट इज नोन एज मास परसेंट। पहले को क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको लिखा था परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, मास परसेंट किसको बोला जाता है, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को ले रहे हैं, उसमें मान लीजिए कि हमारा 2 कंपोनेंट है सॉल्यूशन में। अपना सॉल्यूशन क्या है, जो 2 कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली इट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। जनरल उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हो। कितने कंपोनेंट होंगे, सिर्फ 2 कंपोनेंट होंगे। कौन सा 2 कंपोनेंट, एक आपका सॉल्यूट, दूसरा आपका सॉल्वेंट। ये जरूरी नहीं है कि हर सॉल्यूशन में आपके 2 ही कंपोनेंट्स रहेंगे, कंपोनेंट्स बदल सकते हैं। किसी में 2 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट हो सकता है, किसी में 3 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक है, बहुत नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रह सकते हैं, एक या उससे ज्यादा, सॉरी 2 या उससे ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं डेफिनेशन किसको बोलते हैं, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के लिए परसेंट ऑफ मास और परसेंटेज वेट बाय वेट, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट divided by total mass of the solution into 100। हमने बचपन से पढ़ी हुई आई हुई है कि किसी भी अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि है क्या मास परसेंट है क्या। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये जो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको जनरली लैबोरेटरी में रखे गए सारे जो केमिकल्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। मान लेते हैं हमने क्या किया, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया। किसका सॉल्यूशन बनाया, NaOH का सॉल्यूशन। ठीक है, NaOH का सॉल्यूशन हमने कैसा बनाया ना, हमने क्या किया, 10 ग्राम NaOH लिया,
उसको किस में मिलाया ना 100 ml ऑफ वाटर, वी मिक्स दैट विथ 100 ml ऑफ वाटर। सो ये जो सॉल्यूशन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस सॉल्यूशन विल बी नोन एज 10% वेट बाय वेट ऑफ NaOH सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 10% वेट बाय वेट, जिसमें 10 ग्राम अपना क्या है, अगर हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करके देखें, इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करके देखें तो इसमें मास ऑफ द कंपोनेंट क्या है, जो कंपोनेंट को हम स्टडी कर रहे हैं कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका मास क्या है 10 ग्राम, ठीक है। और सॉरी, मास ऑफ द सॉल्वेंट टोटल सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ द टोटल सॉल्यूशन यहाँ की बात करें तो यह आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 100 ml वाटर ना लेके हम लोग ये कर सकते हैं कि 100 ml के बदले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको 90 ml कर देते हैं। 90 ml करेंगे तो इजी होगा हमारा कैलकुलेशन के लिए, 90 ml कर देते हैं या फिर इसको लिख देते हैं 90 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि अगर हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं वेट बाई वेट तो ये 90 ग्राम किसका, 90 ग्राम अपना वाटर का आ गया प्लस 10 ग्राम किसका आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आ गया, मिलके क्या हो गया 100 हो गया। सो 10 ग्राम डिवाइड बाई 100 ग्राम इंटू 100 दैट विल बी इक्वल्स टू 10% वेट बाई वेट, ठीक है। और अगर किसी और एग्जांपल देखें, जैसे कि लिखा गया है, मान लो कि लिखा गया है 20% वेट बाई वेट H2SO4 सॉल्यूशन, 20% वेट बाई वेट H2SO4 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या रखता है, ये पढ़ते तो सब लोग हैं, ये फॉर्मूलाज लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन चीजें जो मैटर करती है कि हम वो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हम क्या क्या चीजें जान सकते हैं, ठीक है। इसमें दिया गया 20% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन, जिसका मतलब ये है 20 ग्राम अपना क्या रहेगा H2SO4, ठीक है। और मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या रहेगी, मान लेते हैं कि हम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट अपना पानी ही है, मास ऑफ द टोटल सॉल्यूशन क्या रहेगी हमारी 100 ग्राम रहेगी। तो अगर हम बात करें मास ऑफ द सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या रहेगी ना, मास ऑफ द सॉल्वेंट दैट विल बी इक्वल्स टू, सॉल्यूशन था पूरा 100 ग्राम का, उसमें से हमने 20 ग्राम माइनस कर दिया जो कि आ जाएगा 80 ग्राम। तो ये सॉल्यूशन बनी कैसे, हमने 20 ग्राम H2SO4 का लिया और 80 ग्राम हमने लिया पानी का, दोनों को मिला दिया तो हमारे पास बन गई 20% H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका हो गया मास परसेंट और वेट बाई वेट परसेंट। सिमिलर टू दैट हमारे पास क्या है, वॉल्यूम परसेंट भी है, और क्या है जिसका नाम है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे डिनोट करते हैं, परसेंटेज V बाई V, ठीक है। ये परसेंटेज V बाई V, जैसे कि मास परसेंट में हमने देखा था कि उसमें क्या थी ना, मास ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को हम स्टडी कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें वैसे हम लोग क्या देखेंगे ना, वॉल्यूम परसेंट, परसेंट ऑफ V बाई V दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट divided by total volume of the solution into 100। यह आपकी क्या रहेगी, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। मान लेते कि हमने किसी सॉल्यूशन लिया जिसमें हमने वही H2SO4 की बात करते हैं, ठीक है, या फिर बात करते हैं इथेनॉल सॉल्यूशन की। जैसे लिखा गया कि आपको लैबोरेटरी में एक किसी भी केमिकल दिया गया जिसमें लिखा गया है ना 10% इथेनॉल इथेनॉल सॉल्यूशन। ये 10% इथेनॉल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इसमें सिंपल हम मतलब ये निकाल सकते हैं। और ये 10% आपको किस में लिखा गया होगा, ये 10% में ब्रैकेट में आपको लिखा गया होगा 10% V बाई V, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसका ये मतलब सीधा सीधा निकलता है कि हमने क्या किया, हमारे पास 10 ml क्या है, इथेनॉल है, 10 ml हमारे पास क्या है, इथेनॉल है, किसमें ना, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन,
हालांकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया है कि सॉल्वेंट क्या है। अगर कहीं पे कुछ लिखा नहीं जाता है कि सॉल्वेंट क्या है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो सॉल्वेंट है दैट इज वाटर। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, अगर इसमें 10 ml अपना इथेनॉल है, ठीक है, और 100 ml अपना सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आएगी फिर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमारे यहाँ क्या है, वाटर है, दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम क्या था 100 ml माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या था ना 10 ml, दैट विल बी इक्वल्स टू 90 ml आ जाएगी। ठीक है, ये बताता है आपका कौन सा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इस मास बाय मास परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से हम अगर किसी भी क्वेश्चन में ये दिया गया कि 40% V बाई वी या फिर 20% V बाई वी या फिर 10% W बाई W, ये सब चीज़ों से ये पता चलता है कि हम लोग क्या देखेंगे, जो भी परसेंटेज दिया गया है सॉल्यूट का या जो भी कंपोनेंट का दिया गया है, वो कंपोनेंट का उतना ही ग्राम और नीचे हमेशा हमेशा क्या रहेगा, 100 रहे। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे ना, ये मास एंड वॉल्यूम का कंबाइन करके हमको एक मिलता है ना, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको डिनोट कैसे करते हैं, W बाई वी। ठीक है, ये क्या दर्शाता है ना, दिस शोज दैट ना हाउ मेनी ग्राम्स और व्हाट इज द वेट ऑफ द सॉल्यूट पर टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जिससे कि मान लेते हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे, परसेंटेज W बाई वी, दिस इज डिनोटेड बाय मास ऑफ द कंपोनेंट और मास ऑफ द सॉल्यूट, जो भी लिख सकते हैं, मास ऑफ द कंपोनेंट वी आर स्टडिंग। ठीक है, डिवाइडेड बाय, जैसे कि मास बाय मास परसेंटेज में क्या रहता था ना, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सिमिलरली यहां पर क्या रहेगी, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और हालांकि हम लोग निकाल रहे हैं कौन सा, परसेंटेज, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लो तुमको लिखा गया दिया गया है ना 10% वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ग्लूकोज होती है वैसे सिक्रोज भी होती है। ठीक है, ये लिखा गया है कि 10% वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है ना, हमारे पास क्या है, 10 ग्राम सुक्रोज का है, और वो सुक्रोज कहां प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। किस में प्रेजेंट है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन तीनों जो परसेंटेज हमको मिले, इनसे हमको ये सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं कि जो भी परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय 100 हमेशा हम रखेंगे, मतलब 100 ग्राम में से जो कंपोनेंट है वो उतना ग्राम प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, ये जनरली यूज करते हैं जब हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन हमें थोड़ा सा नॉर्मल एज है, थोड़ा सा लार्ज अमाउंट में है। अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, मतलब माइन्यूट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपने क्या किया है, 1000 लीटर का या फिर समंदर में आपने 2 बूंद गिरा दी, बहुत छोटे मात्रा में, या फिर बोल सकते हैं कि जब हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस में है, दैट इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस, प्रेजेंट इन ट्रेसेस। ट्रेसेस किसको बोलते हैं, जब बहुत छोटी मात्रा में हो। तो उन छोटी मात्रा में जब हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, तब हम लोग मास बाय मास परसेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज का, जिसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको लिखा जाता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं ppm। मतलब मान लो आपके पास अगर मिलियन पार्टिकल्स हैं, तो उसमें से इनमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर हम ppm की फॉर्मूला की बात करें, ppm में फॉर्मूला लिखा है ना, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट, या फिर पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट, पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, पार्टिकल्स बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू, जैसे कि हम लोग परसेंटेज निकालते थे तो हम उसमें क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालने, पार्ट्स पर मिलियन, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁶, या फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मिलियन से, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म तभी यूज किया जाता है जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन या फिर जो हमारा सॉल्यूट है वो बहुत छोटी मात्रा में प्रेजेंट है। जैसे कि मान लो आपका हमने ले लिया 1 मिलियन लीटर ऑफ वाटर और हमारा उसमें जो क्लोरीन है वो किसी 0.1 ग्राम में है, 1 ग्राम में है, या फिर 0.5 ग्राम है, मतलब बहुत छोटी मात्रा में, तब हम लोग यूज करेंगे किसका ना, पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये पार्ट्स पर मिलियन के साथ साथ हम एक और टर्म का यूज करते हैं जिसका नाम है पीपीबी। ये भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। पीपीबी मतलब पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। जैसे मिलियन एक नंबर होता है, इसको डिनोट करते हैं 10⁶ होता है मिलियन के लिए, ठीक है। एक में कितने शून्य लगते हैं, 6 शून्य लगते हैं, ठीक है। ये होता है आपका मिलियन। सिमिलर टू मिलियन देयर इज ऑल्सो नंबर कॉल्ड एज बिलियन। उसमें हम लोग क्या लिखेंगे ना, पीपीबी, दैट विल बी इक्वल्स टू particles of that component divided by total number of particles into, जैसे पार्ट्स पर मिलियन में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10⁶ से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 10⁹ से, तो हमको मिल जाएगी पार्ट्स पर बिलियन। और ये फिर से दोबारा बोल देता हूँ, ये पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन कहाँ पे यूज किए जाएंगे, जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत छोटा, दैट आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस। ट्रेसेस मतलब बहुत छोटी मात्रा में जब प्रेजेंट हो, तब हम लोग यूज करेंगे किसका ना, पार्ट्स पर मिलियन का और पार्ट्स पर बिलियन का, ठीक है। ये दोनों खत्म हुए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। ठीक है। मोल फ्रैक्शन जानने से पहले हमको एक और चीज जानने की जरूरी है, जो है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं वो जान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उस पर भी ध्यान लगा लेते हैं, क्योंकि किसी किसी बच्चों को याद होगा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, और किसी किसी बच्चों को याद नहीं होगा, तो उस पर भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते थे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, और उसको सिंबल यूज करते हैं स्मॉल एन, दैट इज इक्वल्स टू, जो जनरली वेट के टर्म में हम लोग यूज करते थे ना, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, या फिर अगर हमारे पास एटॉम है तो एटॉम की जगह पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक वेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट, यह आपकी किस फॉर्म में आ गया, यह आपके आ गया वेट के फॉर्म में। दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू, अगर हमको वही सेम चीज निकालना है, लेकिन हमारा जो वैल्यू गिवन है वो वेट में नहीं देके किस में दिया गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर के लिए हम लोग कौन से सिंबल का इस्तेमाल करते थे ना, एवोगैड्रोस नंबर, और इसको लिखते थे Na, ठीक है। और ये आपके पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं ना, दिस पार्टिकल्स कैन बी आयोन्स, एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स, तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। अगर आपका आयन का पूछा है तो हम आयन का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, अगर आपको एटॉम का पूछा है तो एटॉम का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, अगर आपको मॉलिक्यूल का पूछा है तो हम मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। सिमिलर टू दैट और किसमें हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी हो सकती है। वॉल्यूम किस कंडीशन में ना, गिवन वॉल्यूम
गिवन वॉल्यूम एट NTP, गिवन वॉल्यूम एट NTP और STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। पहले ये NTP और STP में दोनों डिफरेंट वॉल्यूम यूज किए जाते थे, अभी लेकिन इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है कि 22.4 ही लेके चलते हैं। अगर हमारे पास कोई भी वॉल्यूम गिवन है उसको डिवाइड करेंगे किससे, 22.4 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। ठीक है, ये थी किसके बारे में, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, मोल फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन क्या चीज होती है, जो बचपन में हमने मैथ्स में पढ़े हुए आए थे, देख सके फ्रैक्शन एक लिखा है 1/4, ये एक फ्रैक्शन हो गया। ये 1/4 क्या डिनोट करता है, 1/4 डिनोट करता है कि किसी भी चीज को हमने 4 भागों में विभक्त किया, 4 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया, उसमें से एक हिस्सा हम निकाल रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, यहां पर क्या डिनोट किया गया है ना, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में हम किसी भी एक कंपोनेंट को स्टडी करेंगे। मान लें कि हमारा जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो 3 कंपोनेंट से बना हुआ है, एक A, एक B और एक C, इसमें 3 कंपोनेंट है। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट में थे, अगर हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, उसका मतलब क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स A, B, C के कितने हैं, उसमें से अपना जो A है उसका हिस्सा कितना है, इसी को तो हम लोग फ्रैक्शन बोलते थे। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो हिस्सा देखेंगे किसमें ना, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसी सीधी चीजों को हम लोग क्या लिख देंगे ना, फॉर्मूला में लिख देंगे कि मोल फ्रैक्शन दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट, जो कंपोनेंट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इससे हमें क्या मिल जाएगी, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगी। और मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग कौन से सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं सिंबल जिसको, ग्रीक सिंबल जिसका नाम है काय, या जनरली हम उसको स्मॉल एक्स भी मान के चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, हम जनरली स्मॉल एक्स ही कभी कभार बोल देते हैं, लेकिन जो ग्रीक सिंबल है उसके लिए वो काय इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बात करते हैं हमारा, हमने जैसे देखा था हमारे इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट A, कंपोनेंट B एंड कंपोनेंट C। तो नंबर ऑफ, अगर हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A किस कंपोनेंट के लिए ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A दैट विल बी इक्वल्स टू ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कैसे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। ये आपके हो गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इससे आपको क्या मिल जाएंगे ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सिमिलरली अगर हम देखेंगे ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ B दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय वही टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स में और ये मोल फ्रैक्शन में जो जानने वाली चीजें, जो देखने वाली चीजें, अगर हम 3 कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो उन 3 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमको पता है, हम बचपन में पढ़े हुए आते हैं फ्रैक्शन में, अगर किसी फ्रैक्शन को हम देख रहे हैं तो उसी फ्रैक्शन को उतने पार्ट, मान लो कि 1/3, तो 3 1/3 को अगर हम मिलाएंगे या फिर उससे किसी भी हिस्से, सारे हिस्से को हम लोग मिला लेंगे, हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सेम इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं कि मान लो कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ C है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, तीनों केस में टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। और अगर किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को एड अप कर देते हैं। अगर न्यूमिनेटर को एड अप करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B प्लस C आ जाएगी, सारे सेम हो जाएंगे, हमारा क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और इससे हमें एक और चीज का पता चलता है कि अगर हमारे पास
दो कंपोनेंट है या हमारे पास मान लीजिए कि 3 कंपोनेंट है, तीनों में से अगर किसी 2 का नंबर मोल फ्रैक्शन दिया गया है तो हम तीसरे का निकाल लें। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के बाद हम लोग चलते हैं कौन से, जो जनरली मैक्सिमम यूज किए जाते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में तो नहीं, जनरली केमिस्ट्री वाली लाइफ में। ठीक है, वो क्या है आपका, वो आपका है मोलारिटी एंड मोलालिटी। ठीक है, उसको देखते हैं। मोल फ्रैक्शन के बाद आपका आ गया कौन सा, इस आपका आ गया मोलारिटी एंड मोलालिटी। ठीक है, देखते हैं। मोलारिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, मोलारिटी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला का, या फिर स्टेटमेंट में बोल सकते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज मोलारिटी। या फिर बात करते हैं फॉर्मूला की, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by total volume of the solution total volume किसका, ऑफ सॉल्यूशन, किस में ना, इन लीटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। सिंबल के लिए अगर हम फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करें ना, एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, किसमें, वॉल्यूम इन लीटर में। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें कि हर केस में क्या होता है, हमको जो वॉल्यूम होता है वो हमको लीटर में नहीं मिलता है, किसी किसी केस में हमको वॉल्यूम जो दिया जाता है वो ml में दिया जाता है। तो उसको जनरली हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, अगर हमको मास ऑफ द सॉल्यूट दिया गया है और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट क्या दिया गया है, ml दिया गया है। जैसे कि हमें क्वेश्चन एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि कैलकुलेट molarity of 10 gram of molarity of solution containing 10 gram of NaOH in 500 ml of वाटर। ठीक है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, हमको मास ऑफ द सॉल्यूट दिया गया है और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया गया है, एंड 500 ml ऑफ वाटर निकाल रिमूव करके हम लिख देते हैं 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, वो अच्छा रहेगा, इट विल बी मोर क्रिस्पियर, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके आंसर हम लोग देखेंगे तो हमें क्या पता चलता है, हमारा मोलरिटी क्या, मोलरिटी दैट इज डिपेंडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट कौन है ना, NaOH, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किसमें, इन लीटर में। सो नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करते थे ना, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे हमारा गिवन वेट कितना है, तो वेट दैट इज गिवन दैट इज 10 ग्राम। सो इसके बदले में हम लिख सकते हैं ना, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, हमारा किस में दिया गया है, ml में दिया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इन ml, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय कौन करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। ये चीज का ध्यान रखेंगे, अगर वॉल्यूम में लीटर दिया गया है तो डायरेक्ट हम वॉल्यूम को ही पुट करेंगे, अगर वॉल्यूम किस में दिया गया है, ml में दिया गया है तो ऊपर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो अपना वेट क्या हो गया, गिवन दैट इज 10 ग्राम इंटू क्या कर लेंगे 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, इंटू आपका क्या हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इन किया ml आया, कितना ml दिया 500 ml। इन सब चीज़ों को अगर हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2, या आपका आ जाएगा 4, दैट इज इक्वल्स टू आपका आ गया 2/4, और आपका 2/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2, 1/2 मोलर, और उसको क्या लिख सकते हैं 0.5।
और क्या लिख सकते हैं 0.5 मोलर। तो ये सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना आया 0.5। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये मोलरिटी और कहां से आ सकती है, दिस मोलरिटी कैन ऑल्सो बी रिलेटेड विथ आपका जो हमने पढ़ा था मास अपन वॉल्यूम परसेंटेज, वहां से भी रिलेट कर सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको गिवन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ मान लेते हैं दिया गया है 10% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन ठीक है, ये गिवन है। तो क्वेश्चन में हमको क्या मिल गया ना 10% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और क्रिस्प इंफॉर्मेशन की बात करें, मान लो कि गिवन है कि गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, ये आपका गिवन है। ठीक है, तो ये जो टर्म दिया गया हमको 10% वेट बाय वेट, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि 10 ग्राम अपना क्या है 10 ग्राम ऑफ NaOH कहां प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें प्रेजेंट है ना 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है, हमें निकालना है मोलरिटी। अब मोलरिटी निकालने के लिए क्या हमको मास ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए, नहीं, हमको क्या चाहिए ना वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अभी मास से वॉल्यूम को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए। हमने यहाँ पे 1 ग्राम पर ml दे दिया है फॉर इजियर कैलकुलेशंस। तो अगर 1 ग्राम पर ml डेंसिटी है तो हम क्या लिख सकते हैं ना 100 ग्राम विल बी इक्वल्स टू 100 ml। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम लोग 100 ml ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो मोलरिटी के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे ना वेट अपॉन सॉल्यूट इनटू 1000, क्योंकि यहां पे हमें क्या मिला है ml में मिला है, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो कि क्या है हमारे पास 100 ml है। तो सारा वैल्यूज अगर हम पुट कर देंगे तो ये आपका 10 इंटू 1000 डिवाइड बाई ये आपका आ जाएगा 40, ये आ जाएगा आपका 100। ये सारा कैलकुलेट करके आंसर बता फटाक से जल्दी जल्दी। ठीक है, आप सब लोगों ने कर लिया होगा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यह आपका आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 है, ये 1 0 कैंसिल आउट कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 10/4 10/4 मोलर। अगर हम इसको किस में डिनोट करें डेसिमल में डिनोट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2.5 मोलर, दिस विल बी इक्वल्स टू 2.5 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें मोलरिटी के बाद हमको देखने को मिलेगा कौन सा मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी में हमने क्या देखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे हैं किसमें ना 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में या फिर गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कौन सा ना कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हमारे पास है, दैट इज नोन एज मोलालिटी, that is known as molality, और it is represented by small m। ठीक है, मोलालिटी के बाद हम लोग क्या देखेंगे मोलालिटी। ठीक है, ओके, हम लोग क्या देख रहे थे ना मोलालिटी। सिमिलर टू मोलारिटी, मोलालिटी भी एक क्या है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, बस डिफरेंस इसमें इतना है कि मोलारिटी में हम लोग यूज करते थे कौन सा, अगर हम देखें मोलारिटी की बात करें
तो मोलरिटी में हम लोग देख रहे थे ना, ओह सॉरी ये क्वेश्चन है। मोलरिटी में हम लोग क्या देख रहे थे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। हम लोग क्या देख रहे थे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन देख रहे थे। बस मोलरिटी में डिफरेंस इतना आएगा कि हम वॉल्यूम की जगह क्या देखेंगे, मास देखेंगे। किसका मास देखेंगे ना, इंस्टेड ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे किसका मास, मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, अगर हम मोलरिटी की बात करें, हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute present in or divided by mass of solvent, mass of solvent in, जैसे उसमें था इन लीटर, इसमें मास ऑफ द सॉल्वेंट इन क्या रहेगी, केजी। ठीक है, इसको सिंबलिकली अगर रिप्रेजेंट करें ना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय mass of solvent इन किसमें, इन केजी। ठीक है, हर केस में हमको केजी नहीं मिलेगा, अगर केजी के बदले हमको क्या मिल गया, ग्राम मिल गया, और नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमें क्या मिल गया, वेट ऑफ द सॉल्यूट मिल गया, तो हम लोग उसको कैसे सेपरेट कर लेंगे ना, W दैट इज गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट की जगह अगर मास ऑफ द सॉल्वेंट किसमें मिल गई हमें ना, ग्राम में मिल गई, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, और ग्राम को केजी में कन्वर्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इट विल बी डिवाइडेड बाय 1000। तो ये सारा को हम लोग स्प्लिट कर लेंगे और लिख लेंगे ना, W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू मास किसका, सॉल्वेंट का, किसमें, इन ग्राम में। ये चीज याद रखेंगे, अगर इन ग्राम दिया गया है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, अगर इन केजी दिया गया है तो डायरेक्टली हम उसको क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर हम बात करें हमारी मोलरिटी की और मोलरिटी की, इन दोनों में से कौन सा आपका रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, कौन सा आपका रहेगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर हम बात करें किसकी ना, मोलरिटी की, और दूसरे में क्या लिखा है, मोलालिटी। तो इन दोनों में से टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन रहेगा और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन रहेगा, कोई बता सकता है। ठीक है, ओके, जो मोलरिटी रहेगी दैट विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट, और लिख सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर और चेंजेस विथ टेम्परेचर, चेंजेस with temperature change। ठीक है, मोलालिटी जो रहेगी दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि मोलारिटी में जो मोलालिटी है उसमें हम लोग देखते हैं किसकी, मास ऑफ द सॉल्यूट की। हम कितनी भी चेंज करें टेम्परेचर की, मास में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट जो है या फिर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा चेंजेस आ सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन देख रहे हैं, और लिक्विड है टेम्परेचर सेंसिटिव, अगर हम हीट करेंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर गैस में कन्वर्ट हो गई तो मोलरिटी जो हमने नापा था या फिर मोलरिटी जो हमने मेजर किया था या फिर कैलकुलेट किया था उसमें क्या आएगी, चेंजेस आएगी, वो डिफर करेगा। एक और चीज अगर बात करें कि हमको सेम सॉल्यूशन दिया गया है, क्या दिया गया हमको, सेम सॉल्यूशन, वही सेम सॉल्यूशन जैसे कि बात करते हैं n मोलर या फिर a मोलर सॉल्यूशन। एक तो a मोलर सॉल्यूशन दिया गया है, सेम मोलर सॉल्यूशन दिया गया है, तो वो सेम मोलर सॉल्यूशन में या फिर सेम अमाउंट जिसमें सॉल्यूट है, एक सॉल्यूशन है, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो उसकी मोलरिटी ज्यादा होगी या मोलालिटी ज्यादा होगी। बात करते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं ना, n मोल्स ऑफ कंपोनेंट A in 1 liter of solution, 1 liter of solution, given that
डेंसिटी दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर लीटर, सॉरी 1 ग्राम पर ml, ये आपका गिवन है। n मोल्स ऑफ कंपोनेंट A इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें अगर हम कैलकुलेट करें मोलरिटी और हम कैलकुलेट करें कौन सा मोलालिटी, इन दोनों में से किसकी वैल्यू आपकी ज्यादा रही, थोड़ा सोच के बताइए। ठीक है, बताइए। मेरे हिसाब से जो मोलालिटी रहेगी वो ज्यादा रहेगी। क्यों हम देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में उसको। जैसे कि बात करते हैं n मोल्स ऑफ A, n मोल्स ऑफ A इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि n की जगह हमारा 2 दे दिया गया है, 2 मोल्स, और A की जो अपना मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A दैट इज इक्वल्स टू 20 ग्राम, ये मैं गिवन। तो अगर हम मोलारिटी उसके लिए फाइंड करते जाएं, मोलारिटी दैट विल बी इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 लीटर दिया गया है, तो इसको हम लोग 1 लीटर ही पुट करके चलते हैं, या फिर हम 1 लीटर हटा के थोड़ा सा उसको इजी करने के लिए, थोड़ा सा और क्रिस्प दिखने के लिए अगर हम इसको कर देते हैं 500 ml कर देते हैं, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या लिखेंगे ना, 2 नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई 500 ml, और उसको कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हम उसके बदले क्या निकालें, मोलालिटी निकालें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हम लोग 2 पुट कर देंगे, लेकिन क्या मास ऑफ द सॉल्वेंट के जगह हम लोग वही 500 पुट करें? बिल्कुल नहीं। अगर हम वही 500 पुट कर रहे हैं तो ये क्या होगी, हमारे लिए गलत होगी, क्योंकि 500 ml क्या थी, 500 ml आपकी सॉल्यूशन थी। वो सॉल्यूशन में क्या है, आपके पास सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ठीक है, अगर हम बात करें 500 ml और हमारा डेंसिटी क्या दिया गया था, 1 ग्राम पर ml दिया गया था। ठीक है, 1 ग्राम पर ml, मतलब अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन की बात करें, मास ऑफ सॉल्यूशन दैट विल बी इक्वल्स टू 500 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml दिया। क्या उस 500 ग्राम में सिर्फ सॉल्वेंट है? नहीं, सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। तो उसमें से मास ऑफ द सॉल्यूशन में से अपना मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट विल बी इक्वल्स टू, टोटल था अपना 500 ग्राम, उसमें से सॉल्यूट का मास हम लोग निकाल देंगे ना। सॉल्यूट का मास कैसे आएगा ना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट दैट विल बी इक्वल्स टू 500 माइनस 40, जो कि आ जाएगा 460 ग्राम। तो हम मोलालिटी निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे ना, मोलालिटी दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 2 डिवाइड बाई 460 इनटू 1000, एंड दिस वैल्यू विल बी श्योरली ग्रेटर देन दिस वैल्यू, बिकॉज यहां पे क्या हो गया, डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज होकर क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर किसी भी 2 फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का वैल्यू सेम है और डिनोमिनेटर कम हो जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। सो इस केस में हमारा क्या होगा ना, मोलालिटी विल बी ग्रेटर देन मोलारिटी। ठीक है, मोलालिटी विल बी ग्रेटर देन मोलारिटी। अगर हम इतना तक आ ही गए हैं तो थोड़ा और देख लेते हैं किसके बारे में, जो लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जनरली यूज किया जाता है अपना लैबोरेटरी में यूज किया था, जो कि है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को डिनोट करते हैं किससे ना, n से। ठीक है, नॉर्मलिटी इज जनरली सिमिलर टू मोलरिटी, बस डिफरेंस क्या है, वहां पे हम लोग देख रहे थे नंबर ऑफ मोल्स में, यहां पे हम लोग देखेंगे कौन सा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, नॉर्मलिटी की फॉर्मूला की बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम किसकी ना, सॉल्यूशन की, इन किसमें ना, इन लीटर में, किसमें
इन लीटर में, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो किसी केस में आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं मिलते हैं, आपको क्या दिए जाएंगे, सॉल्यूट की मास दी जाएगी, तो वहां पे आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? सिमिलर टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं ना, इट इज गिवन वेट, जितना वेट आपको गिवन है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट होल डिवाइडेड बाय आपका टोटल वॉल्यूम। मान लेते हैं क्या चला है आपका टोटल वॉल्यूम, वही लीटर में लेके चलते हैं ना, वॉल्यूम इन लीटर, इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट क्या है, हमने तो मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा हुआ है। सो इक्विवेलेंट वेट उसको थोड़ा सा और स्प्लिट कर देंगे, हाँ, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गिवन वेट को W लिख देते हैं, हाँ, नीचे आपका आ जाएगा वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसको वॉल्यूम इन लीटर लग देते हैं, इक्विवेलेंट वेट दैट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ठीक है। इसको और थोड़ा सा स्प्लिट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ना, W डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर इनटू मॉलिक्यूलर वेट होल्ड इनटू n फैक्टर। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन आपका, ओ वेट अ मिनट, अगर हम ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखें, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या आपका डिनोट करता है, दिस इज इक्वल्स टू मोलारिटी, दिस इज इक्वल्स टू मोलारिटी, ये आपका क्या है, मोलरिटी है। तो हम और भी लिख सकते हैं इसके फॉर्मूला में ना, नॉर्मलिटी n दैट इज इक्वल्स टू ना मोलारिटी इनटू n फैक्टर, मोलारिटी इनटू n फैक्टर, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर n फैक्टर क्या है, n फैक्टर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। n फैक्टर क्या है ना, किसी भी सब्सटेंस के लिए n फैक्टर दैट इज इक्वल्स टू मोड ऑफ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दोनों साथ में नहीं लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या फिर अगर हम किसी एसिड या बेस की ले रहे हैं तो एसिड के केस में, सॉरी बेस के केस में एसिडिटी देखेंगे, और एसिड के केस में क्या देखेंगे, बेसिसिटी देखेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग किसी रिडॉक्स रिएक्शन को ले रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और क्या देखेंगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पर मॉलिक्यूल। अगर आप लोग 11th में हैं तो ये जो रिडॉक्स का है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग देखेंगे किसमें, इसको हम लोग देख लेंगे किसमें, रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे, जैसे कि बात करते हैं हम FeCl3 के, हम FeCl3 की बात करते हैं, तो FeCl3 जब टूटेगा हमको क्या मिलेगा, Fe3 प्लस मिलेगा और 3Cl माइनस मिलेगा। तो यहां पे n फैक्टर क्या होगी ना, आइदर आप पॉजिटिव चार्ज को देख लो, वो क्या है 3 है, या फिर आप नेगेटिव चार्ज को देख लो, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा ना, एक के लिए -1 है, 3 के लिए कितना होगा, -1 × 3 -3, और हम मैग्नीट्यूड देखेंगे सिर्फ, माइनस है या प्लस है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहां से आपको जानने को क्या मिलते हैं, बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जैसे कि मोलरिटी हो गया, मोललिटी हो गया, नॉर्मलिटी हो गया है। इस सब के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबको आपस में रिलेट करेंगे, मोलरिटी को मोललिटी से रिलेट करेंगे, मोललिटी को नॉर्मलिटी से रिलेट करेंगे, हैं, सबको आपस में रिलेट करते जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में एक और छोटी चीज जो यूज की जाती है जनरली, और वो क्या है, वो है लॉ ऑफ डाइल्यूशन। थोड़ा इसको पढ़ लिए तो उसको भी पढ़ लेंगे, उसके बेस पे भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, जब उसको पढ़ लेंगे तो इजी होगा आपको क्वेश्चन के लिए। लॉ ऑफ डाइल्यूशन,
लॉ ऑफ डाइल्यूशन क्या बोलता है, किसी भी अगर हम सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब उसमें पानी मिला रहे हैं, जो सॉल्यूशन में से कुछ निकाल के उसमें पानी मिलाकर दूसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं, और जो दूसरा सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी क्या होगी या फिर उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, उसके लिए हम एक ही फॉर्मूला का बस इस्तेमाल करते हैं, एक या दो फॉर्मूला का मोलरिटी के लिए। एक M1 V1 दैट विल बी इक्वल्स टू M2 V2, अगर कॉन्सेंट्रेशन किस में दिया गया है, आपकी मोलरिटी में दिया गया है, और अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन किस में दिया गया है, नॉर्मलिटी में दिया गया है, सो N1 V1 दैट विल बी इक्वल्स टू N2 V2। ये M1 V1 और M2 V2 या फिर N1 V1 N2 V2 क्या है, अगर हम मान लेते हैं M1, ठीक है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1, पहला सॉल्यूशन मान लेते हैं कि हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था, उसमें से हमने 5 ml निकाला और किसी और कंटेनर में लेके उसको डाल दिए हैं, और डाल के उसमें हमने पानी मिला के फिर से 100 ml कर दिया। तो यहां से हमने जितना वॉल्यूम निकाला उसको क्या बोलेंगे, V1। इसमें जितनी मोलरिटी थी उसको क्या बोलेंगे, M1। और इसमें से हमने डाल के वॉल्यूम क्या बना दिया, V2 बना दिया, और मोलरिटी अगर हमको कैलकुलेट करना है वो मोलरिटी क्या होगी, M2 होगी। सो ये चारों जो वेरिएबल हैं, इन चारों वेरिएबल में से किसी 3 वेरिएबल का वैल्यू आपको पता होगा तो आप चौथा वेरिएबल निकाल सकते हैं। ये लॉ ऑफ डाइल्यूशन के ऊपर कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, आपको बोर्ड्स में भी पूछा जा सकते हैं, या फिर इसको अप्लाई करके, इसको इस्तेमाल करके किसी और क्वेश्चन में भी आप इसको वैल्यू लेके पुट कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने पूरा पढ़ा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, इसके ऊपर जितने सारे क्वेश्चन है वो हम लोग कल करेंगे। आप ये सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करके आएंगे, पढ़ के आएंगे, इसके क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।